वेलकम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम कर रहे थे लिवर पैथोलॉजी, जिसमें हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक लिवर डिजीज। अब एक बात मैं आपको बता दूं, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, सो हम इस तरह से कवर करूंगे मैं टॉपिक्स को कि जैसे जो टॉपिक्स मुझे पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं पूरा डिटेल में कराऊंगी, और जिनमें बाकी जो टॉपिक्स हैं उनका मैं आपको उतनी बातें बताया करूंगी जितनी आपकी एमसीक्यूज में आती हैं या फिर जितना आपके लिए जरूरी, बिकॉज हर टॉपिक आपका एससीक्यू में या लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता, एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें आपको फिर पूरे मैकेनिज्म आपकी समझने के लिए बेशक होना जरूरी है, लेकिन डेफिनेटली यू वांट अ क्विक रिव्यू कि आपको कोई चीजें जल्दी आपके नजर से गुजर जाए ताकि आपकी रिविजन भी हो सके। तो इस तरह से मैं अभी इस तरह चलूंगी कि जो टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा मुझे पता है कि उनमें उनकी वेटेज ज्यादा नहीं है, उनको मैं सिर्फ और सिर्फ एक रिव्यू दिया करूंगी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरा डिटेल में चलूंगी ताकि हमारा कोर्स कवर हो सके। ओके फाइन। तो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस जो है ना, ये आपका टॉपिक कभी भी किसी भी एससीक्यू में नहीं आया, कभी भी नहीं आया, ठीक है। एमसीक्यूज डेफिनेटली वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, उनको कोई रोकथाम तो है नहीं, तो इसलिए हम इसको बस इतना कर लेते हैं कि हमारे एमसीक्यूज अगर आए तो हमें आता हो, या फिर कोई हमसे वाइवा में पूछ रहे, ऑस्पी में पूछ रहे, तो हमें पता हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। 3 डिसऑर्डर्स हमने इसमें पढ़ने हैं, बिकॉज नाम से पता चले कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है जो लिवर में हो सकते हैं या लिवर में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें क्या पहले हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ना है, फिर विल्सन्स डिजीज और फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसमें जो हीमोक्रोमेटोसिस है आपका, ये बेसिकली आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है उसका डिफेक्ट है। आपको पता है कि आयरन हमारी बॉडी में बहुत टाइटली रेगुलेटेड होता है, मतलब ये कि एक्सक्रीट ये ऑलमोस्ट नहीं होता बॉडी से। पूरे साल में ना हमारा जो आयरन एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टिन में वो सिर्फ 1 ग्राम होता है, इससे ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। एक साल में सिर्फ 1 ग्राम एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन का कोई खास रूट हमारे पास है नहीं, ठीक है। सिवाय इसके कि पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाए या फिर कहीं पर इस्तेमाल हो जाए, लेकिन वो भी बहुत माइनर इस्तेमाल होता है। आरबीसीज में आयरन प्रेजेंट है और वो रेड ब्लड सेल्स जब टूटते हैं तो आयरन दोबारा रीयूटिलाइज हो जाता है, वो खत्म नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो बॉडी का टोटल आयरन है विच इज 2 to 6 ग्राम, वो उसमें हर साल पूरे साल के बाद सिर्फ 1 ग्राम की और जरूरत पड़ती है जो कि इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्ब करती हैं विद इन अ ईयर। अगर आपके पास आयरन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ जाए और ज्यादा आयरन एब्जॉर्ब होने लग जाए, बॉडी में आयरन कंटेंट इंक्रीज हो जाए, तो उस डिजीज को हम कहते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है। अब वो आयरन कंटेंट क्यों इंक्रीज होगा? हम जो खाना खाते हैं वो डेफिनेटली उनमें आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब हम जैसे कुछ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो खास तौर पे आयरन बहुत ज़्यादा रखती हैं। अब जब हम खाना सारा का सारा खा रहे हैं तो बॉडी को कैसे पता कि भाई इसमें से हमने सब कुछ एब्जॉर्ब करना है और आयरन को नहीं एब्जॉर्ब करना, क्योंकि खाने में तो काफ़ी सारा आयरन होता है। उसके लिए हमारे पास एक बॉडी में वी हैव अ प्रोटीन जिसको हम कहते हैं हेप्सिडिन, ठीक है। ये आपके ब्लड की एक प्रोटीन होती है हेप्सिडिन। ये हेप्सिडिन जो है ना, ये नेगेटिव रेगुलेटर होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। वो हम जो खाना खाते हैं उसमें से आयरन को बहुत ही थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना है, ये हेप्सिडिन इसको रेगुलेट करती है इस काम को। और हेप्सिडिन की जो फॉर्मेशन में जीन इन्वॉल्व होता है वो HFE जीन है, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकती है बातें, इसलिए आपने इनको अपने जहन में रखनी है कि HFE जीन है। अब क्रोमोसोम नंबर की मैं बात करूं तो ये क्रोमोसोम नंबर 6 पे लोकेटेड होता है और इसने बनाना है इस हेप्सिडिन प्रोटीन को। हेप्सिडिन प्रोटीन जो ब्लड में प्रेजेंट है ये रेगुलेट करेगी कि आयरन ने एब्जॉर्ब होना है या नहीं होना और कितना होना है, ताकि आयरन की ओवरलोड बॉडी में ना हो, ठीक है। अगर हमारे पास ये हेप्सिडिन प्रोटीन म्यूटेटेड नॉर्मल नहीं होगी, क्यों नॉर्मल नहीं होगी? क्योंकि HFE जीन म्यूटेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि आयरन को एब्जॉर्प्शन से रोकने वाला कोई नहीं होगा, और जब आयरन को एब्जॉर्प्शन से कोई रोकेगा नहीं तो आयरन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। जब आयरन बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट आप समझ लें 50 ग्राम तक पहुंच जाता है। नॉर्मल लेवल 2 to 6 ग्राम है हमारे ब्लड में, जिसमें से आपका 0.5 ग्राम होता है आपके लिवर में, हेपेटोसाइट्स में, ठीक है। 2 to 6 ग्राम टोटल है, जिसमें से 0.5 ग्राम लिवर में होता है। ये 2 to 6 ग्राम हीमोक्रोमेटोसिस के पेशेंट में 50 ग्राम तक पहुंच जाता है, जाहिर है बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर जब बहुत ज्यादा होता है तो लिवर में हेपेटोसाइट्स में जाके डिपॉजिट होने लग जाता है और हीमोक्रोमेटोसिस हो जाती है हमारे पास डिजीज, ठीक है। सिर्फ लिवर में डिपॉजिट नहीं होता, हीमोक्रोमेटोसिस में आपने 3 चीजें याद रखनी, 3 मेन ऑर्गन्स में आपका ये डिपॉजिट होता है, लिवर में, पैनक्रियाज में और स्किन में, ठीक है। ये 3 ऑर्गन्स में मेन इसकी मैनिफेस्टेशंस आती हैं। तो बस इसकी इतनी सी पैथोजेनेसिस है। टाइप्स जो है ना, एक इसकी हेरिडिटरी टाइप है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कि मैंने आपको बता भी दी कि HFE जीन की हेरिडिटरीली म्यूटेशन आती है। हेट्रोजाइगस म्यूटेशन होगी, यानी एक जीन एक अलील म्यूटेटेड होगा। आपको पता है ना, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है हमारे पास, तो अगर एक में म्यूटेशन होगी और एक नॉर्मल होगा तो बंदा किसी हद तक लाइक उसमें इतनी ज्यादा मैनिफेस्टेशंस नहीं आती। लेकिन अगर होमोजाइगस म्यूटेशन हो, दोनों आपके क्रोमोसोम्स में एब्नॉर्मेलिटी हो, तो आपकी डेफिनेट सी बात है कि पूरी फुल ब्लोन हीमोक्रोमेटोसिस होती है। अच्छा, जो इसकी टाइप्स हैं वो एक तो हेरिडिटरी टाइप है, ये जो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से आती है, और दूसरी आयरन ओवरलोड हो सकता है एक्वायर्ड भी। वो एक्वायर्ड उन लोगों में होता है जिन लोगों को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मिलती हैं, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, बिकॉज उनको ऐसे कोई डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट्स में बहुत ब्लड मिलता है और
और कोई डिसऑर्डर्स है, सपोज किसी को शदीद जीआई ब्लीडिंग होती है, लोअर जो जीआई ब्लीड है, तो उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोगों में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत पड़ती है, तो जाहिर है उनमें बहुत ज़्यादा आयरन आ जाता है, बिकॉज हर ब्लड में आरबीसीज आ रहे होते हैं, तो उनमें आयरन ओवरलोड हो जाता है। उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड हीमोक्रोमेटोसिस। लेकिन अभी हम जिसकी बात करें और जो ज़्यादा कॉमन है वो हेरिडिटरी ही है, ठीक है। पैथोजेनेसिस इसकी ऐसी होगी। मॉर्फोलॉजी इसमें अब हम तीनों में देखें अगर, तो लिवर में आपको जो नज़र आएगा चेंज, ओके, जब आपकी लिवर में डिपोजिशन होती है ना, तो वो आपको येलो कलर का, असल में हमेशा जो लिवर में स्टोरेज भी होती है ना आयरन की, वो होती है अलॉन्ग विद हेमोसिड्रिन, ठीक है। हेमोसिड्रिन के साथ अटैच होकर आयरन लिवर में स्टोर होता है। एक्सेस हो जाएगा जब, तो आपको इस किस्म का लिवर का कलर येलो गोल्डन सा नजर आ जाता है। येलो गोल्डन कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन्हें हेमोसिड्रिन ग्रेन्यूल्स कहते हैं, वो लिवर में बहुत ज़्यादा होते हैं। हम जब माइक्रोस्कोपिक सेक्शन लिवर का देखते हैं ना, तो उसे हम स्टेन करते हैं प्रिजियन ब्लू स्टेन से, ठीक है। आयरन का जो डिपॉजिट्स हमें नजर आएंगे प्रिजियन ब्लू से नजर आएंगे। आपका एमसीक्यू आता है, याद रखना है, ठीक है, कि हीमोक्रोमेटोसिस में लिवर की स्टेनिंग प्रिजियन ब्लू से करेंगे तो आपको सारा आयरन डिपॉजिटेड ब्लू कलर का नजर आएगा, जो ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। देखिए लिवर की ये मॉर्फोलॉजी है, किस कदर ब्लू कलर है, आपको सारा स्टेन का कलर है, क्योंकि ये सारा आयरन डिपॉजिटेड है। इस तरह का लिवर आपको नजर आता है पिक्चर में। और बाहर से ये पहले आपको मैंने दिखाया कि गोल्डन से कलर का होता है, आहिस्ता डार्क चॉकलेट ब्राउन हो जाता है और सिरोसिस तक बात पहुंच जाती है, ठीक है, जैसे ये साथ वाली पिक्चर में दिखाया हुआ है इसमें। उसके बाद इसके अलावा ये सिर्फ लिवर को नहीं बल्कि पैनक्रियाज को भी इन्वॉल्व करते हैं, और पैनक्रियाज की पिगमेंटेशन होती है, अंदर से सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, हार्ट के सेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, और एरिथमियाज वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं अगर ज़्यादा मसला हो जाए तो। और आपका जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब जॉइंट्स में होता है आर्थराइटिस की सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो हमारे पास लिवर में हेपेटोमेगाली, लिवर इनलार्ज हो जाता है शुरू की स्टेज में, और आपका टेंडर होता है, आपको पेन होती है उस जगह पर, आप देखते हैं, आप चेक करते हैं, तो आपको डेफिनेटली आयरन का बॉडी में भी लेवल ज़्यादा मिलेंगे और लिवर में भी ज़्यादा मिलेंगे। और उसके साथ आपकी पेनक्रियाज इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ की तरह पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाती और ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म रेगुलेट नहीं हो पाती। जब ये इन्वॉल्व करते हैं स्किन को, तो स्किन में मेलेनिन जैसी पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हार्ट और जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, उन सबकी मैनिफेस्टेशंस आपकी आती हैं, और हमें एज अ रिजल्ट उसको जाहिर सी बात है ट्रीट करना पड़ता है, फिर उस आयरन को कम करना पड़ता है लोड को। अब जो है वो स्क्रीनिंग से बहुत जल्दी ही पता चल जाता है, जिसका फैमिली में एक बंदे को भी हो, उसके सारे फैमिली मेंबर्स की अगर स्क्रीनिंग कर ली जाए तो काफ़ी जल्दी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आइदर इनको हीमोक्रोमेटोसिस है या नहीं, ताकि उसकी जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। वरना एंड हमेशा या तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हो जाता है, क्योंकि सिरोसिस इसका कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कार्सिनोमा नहीं होगा तो आपका हार्ट में इतना प्रॉब्लम हो जाएगी कि उस वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। यही इसके दो मेन एंड्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर ये बात खत्म करके विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स डिजीज आपने पहले भी पढ़ी होगी, कॉपर की एक्सेस हो जाए ना जब बॉडी में, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो विल्सन्स डिजीज है, ठीक है। आपने याद रखना है कॉपर हमारी बॉडी में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है 95%, मतलब जो टोटल कॉपर है उसका 95% हमारे ब्लड में है, और ब्लड में अकेला नहीं है, हमेशा सेलुलोप्लाज्मिन के साथ बाउंड होता है। सेलुलोप्लाज्मिन आपकी एक ब्लड की आप समझ लें प्रोटीन है, जो कि इसके साथ हमेशा बाउंड फॉर्म में कॉपर प्रेजेंट होगा। कॉपर एब्जॉर्ब होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट से, ठीक है। जब हम कुछ भी खाएंगे जो खाने में कॉपर होता है वो जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होता है और वहां से आ जाता है लिवर में, ठीक है। सारा कॉपर लिवर में आता है जब एब्जॉर्ब होता है। लिवर में जो इसका जितना हिपैटोसाइट्स में चाहिए होता है, मतलब जाहिर सी बात है डिफरेंट एंजाइम्स में कॉपर की जरूरत होती है, तो लिवर को जितना जरूरत होता है वो अपने पास रख लेते हैं, हिपैटोसाइट्स के एंजाइम्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। लिवर बाकी कॉपर को क्या करते हैं, एक प्रोटीन होती है हमारे पास एपोसेलुलोप्लाज्मिन, उसके साथ कॉपर की बाइंड करवाता है, और एपोसेलुलोप्लाज्मिन जब कॉपर के साथ बाइंड होती है तो कन्वर्ट हो जाती है सेलुलोप्लाज्मिन में, और इस सेलुलोप्लाज्मिन को जिसमें कॉपर है उसे ब्लड में भेज देता है। तो ये कॉपर का मेटाबॉलिज्म है। अब जो ब्लड में भेज दिया है वो जाहिर है वो ज्यादा भी तो हो सकता है, उसको कम कैसे करना है। जब पता चलता है बॉडी को कि अब सेलुलोप्लाज्मिन का लेवल बॉडी में जरूरत से ज्यादा है, तो यही सेलुलोप्लाज्मिन दोबारा लिवर में आता है, लिवर में इसकी डिग्रेडेशन होती है, इसमें से कॉपर को अलग कर दिया जाता है और कॉपर को सिक्रीट कर दिया जाता है बाइल में, ठीक है, और बाइल के थ्रू वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। ये आपके लिवर का सारा कॉपर का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। कोई भी बात ना समझ आए मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगी। अब हमारे पास इस केस में विल्सन्स डिजीज में ये होता है कि हमारी जो इस जगह पर ना प्रोटीन है, एक मिनट में बताती हूँ। शुरू हमने किया था, अच्छा जब दोबारा से आया था ना सेलुलोप्लाज्मिन हमारे पास वापस के डिग्रेड होना था उसने, और लिवर में वो आता है, लिवर उसे डिग्रेड करके बाइल में एक्सक्रीट करता है। इस टाइम पे हिपैटोसाइट से बाइल में जब कॉपर ने जाना होता है तो जाहिर सी बात है कि हिपैटोसाइट्स की कैनालिकुलाई से बाइल के अंदर जो जाना है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन है वो प्रोटीन डेफिशिएंट होती है विल्सन्स डिजीज के पेशेंट में, ठीक है। उस प्रोटीन को इनकोड करता है ATP7B जीन, ठीक है। ये जीन है जो कि एक प्रोटीन को इनकोड करेगा, और वो प्रोटीन कहाँ पर होगी, जहाँ पर हमने
कॉपर को डिग्रेड करके, सॉरी सेरुलोप्लाज्मिन को डिग्रेड करके उसे बाइल में एक्सक्रीट करना है। उस जगह पे बाइल में एक्सक्रीट करने के लिए जो मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन होती है वो ATP7B जीन इनकोड करता है। जब ATP7B जीन की जिन लोगों में हेरिडिटरी म्यूटेशन होती है तो वो मेम्ब्रेन ट्रांसफर प्रोटीन जिसने कॉपर को लिवर से बाइल में सिक्रीट करना है, एक्सक्रीट करना है बेसिकली, वो प्रोटीन नहीं होती। तो कॉपर लिवर में आएगा सही दोबारा से डिग्रेड होने के लिए और बॉडी से निकलने के लिए, लेकिन वो बाइल में एक्सक्रीट नहीं हो सकेगा। तो क्या होगा कि वो कॉपर एक्सेस में हो जाएगा। वो कॉपर एक्सेस में उसी सेरुलोप्लाज्मिन के साथ बाइंड रहेगा और लिवर में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। वो दोबारा ब्लड में नहीं जाता क्योंकि ब्लड से वो आ चुका है, ब्लड से वो आ चुका है कि उसे बाहर भेज दो बॉडी से, लेकिन वो दोबारा इसलिए ब्लड में जाएगा नहीं। अब वो आपके डिपॉजिट हो जाता है इनसाइड योर लिवर। इसी तरह वो लिवर के साथ फिर आपके जब बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी, पहले वो लिवर में डिपॉजिट होता रहेगा, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस होगी तो टूट फूट के ब्लड में ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ब्लड फिर भी उसे नहीं रखेगा क्योंकि ब्लड को तो सिग्नल आ जाता है ब्रेन से कि भाई ये तो ज़्यादा है। फिर उसे ब्लड क्या करेगा, बाकी ऑर्गन्स में डिपॉजिट करने लग जाएगा। आपके ब्रेन में डिपॉजिट होता है, आईज में डिपॉजिट होता है, किडनी में डिपॉजिट होता है, और भी बहुत सारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर सबकी डिपॉजिशन शुरू हो जाती है। ये सारा जो सिंड्रोम है इसे विल्सन्स डिजीज कहते हैं, ठीक हो गया जी। मॉर्फोलॉजीज में इन सब चीज़ों की आपको अजीबोगरीब नजर आती है। लिवर में आपको डिपॉजिटेड मिलता है कॉपर, उसके स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। इसमें जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा होता है ना लिवर में, ये लिवर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और सारा ना डीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कॉपर में एबिलिटी होती है कि ये लिवर सेल्स को डैमेज करते हैं। डैमेज की वजह से ना, इसकी वजह से कई बार आपका फुलमिनेंट लिवर फेलियर भी हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस ए में हो सकता है कभी कभार एकदम से लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है, ठीक है। या फिर अगर फुलमिनेंट लिवर फेलियर नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, तो क्रॉनिक जिस तरह क्रॉनिक लिवर डिजीज के जो फीचर्स होते हैं वो सेम आते रहेंगे। और आपको एक बात याद रखनी, जो MCQ आता है, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रही थी पहले, मैलरी डेंक बॉडीज, ठीक है। फैटी लिवर डिजीज में आई टोल्ड यू अबाउट मैलरी डेंक बॉडीज। मैंने कहा था जब लिवर के सेल्स की डिजेनरेशन होती है तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के पिंक कलर के ऐसी एसोसिएशन सी बन के ना डिपॉजिट हुई होती है, उनको हम मैलरी डेंक बॉडीज कहते हैं, जो फैटी लिवर डिजीज में हमने देखी नहीं। और उसके साथ साथ अभी आपको विल्सन्स डिजीज में भी मिलेंगी। ये बात MCQ में आती है, याद रखनी है आपने, ठीक हो गया। कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा होगा पहले आंख में कि कॉपर की डिपोजिशन की वजह से ना कॉर्निया ऑफ द आई में एक रिंग आपको डिपॉजिटेड नजर आता है, जिसे केसर फ्लेशर रिंग कहते हैं, और ये भी MCQ में आता है, ठीक है। कॉपर की डिपोजिशन होती है कॉर्निया ऑफ द आई में और रिंग बन जाता है। क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट के डिपेंड करते हैं, जाहिर है उसको हर तरह के सिम्टम्स आएंगे। उसको लिवर की एबनॉर्मेलिटी है, उसे दर्द है, उसे आपके ब्रेन के सिम्टम्स आते हैं, न्यूरोसाइकाट्रिक सिम्टम्स होती है, उसकी आंख में डिपॉजिट हो जाता है। तो काफी मल्टीपल सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। और उसमें हमने फिर कॉपर की चिलेशन करनी होती है, उसे रिमूव करना होता है बाय विद द हेल्प ऑफ डीप पेनिसिलामीन, ठीक है। बस ये इतनी सी बात इसके बारे में आपने याद रखनी है। अगले पार्ट को अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को अगले में कहते हैं। अभी तो कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।